खुलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पे बैठ जाऊंगी। देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ WHO भी कर रहा है। अमेरिका भी कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन भारत मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन तबलीगी जमात के लोग देश में घूम घूम कर कोरोना फैला रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के लिए अधिकतर मामलों के जिम्मेदार माने जा रहे तबलीगी जमात पर भारत की चोटी की पहलवान बबीता फोगाट के एक ट्वीट पर अब संग्राम छिड़ गया है। बबीता ने अब खुलकर अपने ट्वीट का बचाव किया और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बबीता ने एक वीडियो जारी कर विरोध कर रहे लोगों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वह जायरा वसीम नहीं है और न ही वह किसी तरह की धमकी से डरने वाली हैं। आपको बता दें कि बबीता ने गुरुवार को ट्विटर के जरिए तबलीगी जमात पर निशाना साधा था। अपने ट्वीट में उन्होंने जो हैशटैग का इस्तेमाल किया था वो कुछ लोगों को नागवार गुजरा। उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर लोगों ने बबीता को घेरना शुरू कर दिया था। हालांकि बबीता को उनके फैंस का भी समर्थन मिला। दोनों हैशटैग शुक्रवार को टॉप ट्रेंड्स में बने रहे। ट्विटर पर कुछ लोगों ने बबीता पर हमला किया तो बबीता ने भी पलटवार किया और वीडियो डालकर उन लोगों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मैंने कुछ ट्वीट पोस्ट किए हैं जिनके बाद से मुझे लगातार धमकियां मिल रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि मैं जायरा वसीम नहीं हूं, मैं धमकियों से नहीं डरने वाली। मैंने देश के लिए लड़ी हूं और मैं अपने ट्वीट पर कायम हूं। जो भी मैंने लिखा उसमें कुछ गलत नहीं है। बता दें कि बबीता हमेशा अपने विचारों को सोशल मीडिया पर खुल कर रखती हैं। अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संदिग्ध कोरोना मरीजों को लेने पहुंची मेडिकल टीम पर कुछ जाहिलों ने हमला कर दिया था। भीड़ डॉक्टरों की जान लेने पर आमादा हो गई थी। जैसे तैसे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी वहां से निकले। इसके बाद डॉक्टरों में रोष है तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस हमले में शामिल पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी हमला करने वाले जाहिल उपद्रवियों पर जरा भी रहम करने को तैयार नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने आदेश दिया है कि इस घटना में हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जाएगी। आपको बता दें कि घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवी तत्वों के तोड़फोड़ करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली की जाए। ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाए। इनके खिलाफ NSA के साथ अन्य गंभीर धाराएं भी लगाकर सख्त एक्शन लिया जाए। ऐसे में साफ है कि अब पत्थरबाजों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि सीएम योगी इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। इसके अलावा सीएम योगी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सचेत एवं संवेदनशील रहें। कुल मिलाकर अब पत्थरबाजों का बचना मुश्किल ही है, क्योंकि इनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के बाद भीमा कोरेगांव मामले पर खूब हंगामा हुआ था। इस मामले की जांच NIA को सौंपे जाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार तिलमिला गए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि पवार इस मामले में आरोपियों को बचाना चाहते हैं। महाअघाड़ी सरकार में एनसीपी कोटे से गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जांच NIA को सौंपे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब जांच आगे बढ़ते ही इस मामले के आरोपी NIA के गिरफ्त में आ रहे हैं।
आपको बता दें कि बहुचर्चित भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नौलखा ने नई दिल्ली में एनआईए के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी अनंत तेलतुंबड़े सरेंडर करने के लिए मुंबई एनआईए कार्यालय पहुंचे। माओवादियों से संबंध के आरोप में तेलतुंबड़े और कई अन्य नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद की बैठक में भड़काऊ भाषण और बयान दिए थे, जिसके बाद ही अगले दिन हिंसा भड़की थी। पुलिस के मुताबिक वे प्रतिबंधित माओवादी समूहों के सक्रिय सदस्य हैं। नौलखा को उच्चतम न्यायालय ने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए तेलतुंबड़े और सह सहयोगी गौतम नौलखा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। हाईकोर्ट की ओर से उनकी याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद 17 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और 3 सप्ताह के भीतर उन्हें सरेंडर करने को कहा था। उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए बचने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को इन दोनों को सरेंडर करने के लिए 1 और सप्ताह का समय दिया था, जिसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। इस संकट की घड़ी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन कुछ जाहिल लोग उन पर ही पत्थर से हमला कर रहे हैं। मुरादाबाद में संदिग्ध कोरोना मरीजों को लेने पहुंची मेडिकल टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम ने साफ कहा कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को डरा कर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए। वह उन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर आपकी जान बचा रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि सरकार को भी लोगों को डरा कर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल अखिलेश यादव कुछ भी कहें, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट से मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हैं। वोट बैंक खिसकने के चक्कर में पत्थरबाजों पर भी नरम रुख अपनाया और उल्टा योगी सरकार को ही इसके लिए कटघरे में उतार दिया। बीते दिनों मुंबई के बांद्रा में जुटे प्रवासी मजदूरों को लेकर भी अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे सरकार को सलाह देने की बजाय सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। इस समय भी अखिलेश यादव राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन सीएम योगी के चलते ही यूपी में कोरोना की रफ्तार दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है, जबकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन यह अखिलेश यादव को नहीं दिखेगा, उन्हें सिर्फ वोट बैंक दिखता है। कोरोना वायरस से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार के सीएम उद्धव ठाकरे बड़े संकट में फंस गए हैं। आलम यह है कि इस बार उनकी कुर्सी जा सकती है। इसकी वजह कोई राजनीतिक दांव पेच नहीं है, कोरोना वायरस है। दरअसल नियम यह है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सदन के दोनों सदनों में से एक यानी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना जरूरी है। अगर कोई सदस्य इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता के बगैर मंत्रिमंडल में शामिल होता है, चाहे फिर वह मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्यता लेना होता है। सीएम उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से 28 मई को उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इससे पहले उनको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्यता लेनी होगी। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर पाने में नाकाम होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब पूरी कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है।
24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही थी और इन्हीं में से किसी एक से उद्धव ठाकरे को चुनकर आना था। लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को टाल दिया है। अब इस हालात में उद्धव ठाकरे के पास एक रास्ता ये है कि विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे से 2 सीटें खाली है, इन पर उद्धव ठाकरे के नाम को भेजा जा सकता है। लेकिन अब ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वे इस पर मंजूरी देते हैं या नहीं। एक रास्ता ये है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें और दोबारा शपथ लें, जिससे फिर उन्हें 6 महीने का समय मिल जाएगा। लेकिन इसमें पेच ये है कि उनके साथ ही समूचे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देकर दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बीजेपी भी घात लगाए बैठी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सीएम उद्धव ठाकरे की दाल इतनी आसानी से नहीं गलने देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और एपिसोड शुरू होने जा रहा है, जिसमें सत्ता की लड़ाई में शिवसेना और बीजेपी फिर से आमने सामने होगी। देश भर में एक तरफ पीएम मोदी लॉकडाउन पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पीएम की बात समझ नहीं आ रही है। कोरोना के खौफ से सभी परेशान हैं, लेकिन इनको कोई डर नहीं है। कर्नाटक में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल जहां पूरे देश में घरों से निकलने की मनाही है, वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने धूमधाम से अपने बेटे की शादी शाही अंदाज में की। बेंगलुरु में लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों को ताक पर रखते हुए शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी और कांग्रेस के पूर्व आवासीय मंत्री एम कृष्णप्पा की पोती रेवती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुई। इस समारोह के आयोजन में जिस तरह लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उससे प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हुए। हालांकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक पहले कहा गया था कि इस शादी समारोह में अधिक लोग नहीं शामिल होंगे, लेकिन जारी तस्वीरों में पूरी तरह लॉकडाउन उल्लंघन दिख रहा है। अब सवाल यही है कि अगर राजनेता और बड़े लोग ऐसे ही लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो कैसे खत्म होगा कोरोना। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस शादी समारोह में कितने लोग गए थे और क्या सभी लोगों की कोरोना जांच की गई। देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। एक तरफ जहां पूरे विश्व और WHO से लेकर हर कोई पीएम मोदी के लॉकडाउन के फैसले की तारीफ कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस के सुर इस पर अलग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन के माध्यम से ही कोरोना से जंग जीता जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जबकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग राग आलाप रहे हैं। उनकी माने तो लॉकडाउन से कोरोना नहीं भागेगा। उन्होंने कहा कि वह पिछले काफी समय से बड़ी तादाद में एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। लॉकडाउन वायरस का हल नहीं है। राहुल ने टेस्टिंग की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन वायरस का कोई हल नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज बटन है। कांग्रेस नेता की माने तो जो हो रहा है वो अब इमरजेंसी सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होकर कोरोना से लड़े, इससे देश को भी फायदा होगा। रणनीतिक तौर पर काम करे। लॉकडाउन हुआ तो बात बनी नहीं, बल्कि पोस्टपोन्ड हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों और जिलों के प्रशासन से खुलकर बात कीजिए और उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कीजिए। राहुल गांधी ने कमियां तो बहुत गिना दी, लेकिन लगे हाथ उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि दूसरे देशों की स्थिति भारत के स्वास्थ्य सेवाओं से बेहतर है, फिर वहां कोरोना क्यों नहीं कंट्रोल हुआ। और अगर लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं है तो भारत के अलावा दूसरे देश भी लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं और दूसरे देश भारत के निर्णय की तारीफ क्यों कर रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।